चार होगी। लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब तक हमने दो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, है ना। पहले वाले में हमने इलेक्ट्रिक करंट, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है सब पढ़ लिया था। और दूसरा हमने पढ़ा था इनका डेरिवेशन, इनके बीच में रिलेशंस, और लास्ट पॉइंट एक छोटा सा पॉइंट क्लियर किया था मोबिलिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन आया था? हाँ, I इक्वल NEAVD, है ना। बिल्कुल। रिलैक्सेशन टाइम और इलेक्ट्रिक करंट में क्या, रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन आया था? VD इक्वल EE टाउ बाई M। ठीक है, इतना हमने कंप्लीट किया था और इसके क्वेश्चंस कर लिए थे, 3-4 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोगों को बिल्कुल फ्रेश टॉपिक पढ़ना है, ओम्स लॉ। डालो हेडिंग डालो, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कंप्लीट करेंगे, रेजिस्टेंस कंप्लीट करेंगे, काफ़ी चीज़ें आपको पिछली क्लासेस से मिलेंगी। अगर मैं बेसिक पॉइंट पूछूं तो तुमने ओम्स लॉ की स्टेटमेंट बचपन से क्या पढ़ी हुई है? V इक्वल IR। अबे छींक दिया स्टार्टिंग होते ही, हाँ ना, लेकिन लड्डू खिलाया आज लड़के ने, मौसम बनेगा आज पढ़ने का, बढ़िया टॉपिक है। V इक्वल IR स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है तुमने कि V इक्वल IR। और क्या पढ़ते थे इसको अगर स्टेटमेंट में दूँ तो? बिल्कुल, अगर हम फिजिकल कंडीशंस किसी कंडक्टर की चेंज ना करें तो जो फ्लोइंग करंट होती है वो अप्लाइड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही पढ़ते हो या कुछ और पढ़ा था? फिजिकल कंडीशंस में सबसे मेन बात है उसका टेम्परेचर। अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं करते, टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, T कांस्टेंट रखना है, तो तुम्हारा क्या होगा, जो I है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहले कहानी समझ लो, स्टेटमेंट समझ लो ढंग से। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर क्या रखते हैं हम? कांस्टेंट रखते हैं। मेन अदर फिजिकल कंडीशंस भी कांस्टेंट रखनी है, तो जो I प्रोपोर्शनल टू है वो क्या होगा? V। I प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? I। तो V इक्वल हो जाएगा R इंटू I, जिसको IR बोलते हो। R क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, अपोज करता है। लिखो स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट, हाँ, इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference applied across its ends. Potential difference applied across its ends. Applied across its ends, provided the temperature and other physical conditions remains unchanged. The temperature and other physical conditions remains unchanged. पीयूष, बात समझ में आ गई? क्लियर? V इक्वल आपने क्या फार्मूला पढ़ा? IR मीन करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या वोल्टेज को हम ले लेते हैं क्योंकि V इक्वल IR एक जनरल स्टेटमेंट बन जाती है हमारे पास। तो V इक्वल IR अगर हम कांस्टेंट ले लें तो V इक्वल IR में R क्या है? रेजिस्टेंस है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। और रेजिस्टेंस क्या काम करता है? किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो होने से रोकता है। अच्छा, इतना तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। यहाँ से R इक्वल क्या आएगा? V अपॉन I। जब आप ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट करते हो तो तुम ये देखते हो लैब में कि V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। एक सेटअप बनाते हो, पूरा वोल्ट मीटर लगाते हो, एमीटर लगाते हो, रियोस्टेट लगाते हो, रियोस्टेट से वैल्यूज़ चेंज करते हो, तो V और I जब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ नोट करते हो तो तुम देखते हो कि V और I का जो रेशियो है हर बार कांस्टेंट मिलता है। इतना किया हुआ है हमने, हाँ या ना बताओ? अच्छा,
तो वी आर इक्वल आपके पास क्या आ गया, वी अपॉन आई। यहाँ से अगर मैं यूनिट ऑफ आर निकाल लूँ तो वी की वोल्ट, आई की ए, या ओम होती है इसकी यूनिट, जिसको इससे रिप्रेजेंट करते हो इस सिंबल से। ओम का सिंबल होता है, 10th में हमने किया था, बचपन में किया हुआ है, कोई समस्या नहीं है। मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया डिफाइन 1 ओम, तो 1 ओम का मतलब है अगर 1 वोल्ट अप्लाई हो और 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करते हो और 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। अगर 1 ओम का क्या करते हो, 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करते हो और उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अच्छा ठीक। तुमने मेरे से बता दिया कि यार रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, या दूसरा तुमने बता दिया वी और आई का रेशियो होता है। इसके और आगे की बातें करते हैं। अगर आगे की बातें करें तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता क्यों, क्या कारण है रेजिस्टेंस का। देखो ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेंगे तो क्या वो आगे फ्लो हो पाएंगे? तो इनसाइड द कंडक्टर चार्ज पार्टिकल्स का कोलिजन ही रेजिस्टेंस डेवलप करता है। इनसाइड द कंडक्टर चार्ज पार्टिकल्स का क्या, कोलिजन क्या डेवलप करेगा, रेजिस्टेंस। जैसे मान लो एक भंडारा चल रहा है, कहीं भंडारे में पूरी सब्जी बट रही है, लाइन में लगे हुए हो तुम, जाके आराम से ले रहो अपनी लाइन में। अब होता क्या है, एक दो मिल जाते हैं रास्ते में जो हम पहले जाएंगे। अब पहले आपके चक्कर में क्या होता है, धरपकड़ हो जाती है, तुम कैसे जाओगे, लाइन में आओ, फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, तो लाइन बिखर जाती है और जिसको पूरी सब्जी टाइम से मिलनी थी टाइम से नहीं मिलती। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हुआ कि जो रास्ते में लड़ाई होती है वो रेजिस्टेंस का कॉज होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकता है। तो अगर आपके पास पूछ लिया जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इनसाइड द कंडक्टर, तो क्या बोलोगे, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस का मैं रीजन लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर। ऋतिक बात समझ में आ गई? हाँ या ना बताओ। तो कोलिजन का, इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन है कंडक्टर के अंदर, वो क्या डेवलप करता है, रेजिस्टेंस डेवलप करता है। नहीं आ रही समझ? ओम्स लॉ की स्टेटमेंट आ गई समझ? क्या होती है ओम्स लॉ की स्टेटमेंट, फिर नोट कर लो सारा। अच्छा, ग्राफिकल अगर हम बात करते हैं फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स या फॉर मेटल्स, वी और आई में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसका जो स्लोप होगा, ये स्लोप क्या देता है, आर देता है, ठीक है। तो V और I ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा दीपांशु, आर देगा। क्या देगा, अच्छा। यहीं पे एक क्वेश्चन, मैंने एक बेसिक क्वेश्चन बना दिया, ये I है और ये V है, मैंने दो लाइंस बना दी, एक A मटेरियल है, एक मटेरियल B है। तुमसे मैंने पूछ लिया किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्या बताओगे? A का है, B का? B का। क्यों? उसका स्लोप ज़्यादा है। अगर V नीचे होता और I ऊपर होता तो A का होता। क्यों? तब स्लोप इन्वर्स निकालते, क्योंकि V हमारे पास क्या आता, एक्स एक्सिस में आता। इस बात को रटने के लिए जिनको बात समझ में नहीं आई वो ये समझ लो कि जो लाइन V के पास होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो लाइन V के पास होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। नहीं आई बात समझ? जो लाइन किसके पास होगी, V के पास। तो यहाँ पे क्या हुआ, B का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है और A का रेजिस्टेंस कम है। क्वेश्चन अच्छा आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है जब लक अच्छा होता है, जैसे आजकल जो पेपर्स आ रहे हैं, आजकल तो पेपर ही ऐसे आ रहे हैं। अभी CBSE बोर्ड का पेपर, यार क्या पेपर आया मेरे तो समझ में नहीं आया। डिवाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डिवाइन आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हो तुम। सुनने में क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड। यार आजकल जो फैशन के एक दो शब्द चले हैं ना। अच्छा कौन सा क्वेश्चन था जो टफ था, मुझे बता दो, कौन सा क्वेश्चन नहीं कराया गया था? हाँ बस ये हुआ है इस बार की, जो डेरिवेशंस क्या होता है, बच्चा क्या होता है डेरिवेशन रटता है कि डेरिवेशन डेरिवेशन डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं लगाए,
उसके नीचे का क्वेश्चन लगा दिया। तो जिसने थोड़ा सा भी थॉरोली पढ़ा होगा, जिसने भी बुक पढ़ी होगी, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं ऐसा होगा कि जो उससे ना हो जाए, सारे हो जाएंगे क्वेश्चन, सीधे न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी से। मैं नहीं कह रहा पेपर इजी है या पेपर हार्ड है, लेकिन पेपर ऐसा है कि जो भी थोड़ा ही पढ़ के गया होगा 35 आउट ऑफ 35 है। टर्म 2 था ना। R इक्वल क्या आ गया, V अपॉन I। रेजिस्टेंस का कॉस्ट क्या बना, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे बड़ी बात, आप एक चीज देखोगे कि जो ओम्स लॉ है ये कोई लॉ नहीं है। ओम्स लॉ कोई लॉ ही नहीं है, ये एक इक्वेशन है। मीन टू से ये एक फंडामेंटल लॉ नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में ध्यान रखना। पहली चीज, ये लिमिट में आता है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की अगर हम लिमिट पढ़ें तो इसको नोट करने के बाद हेडिंग डाल लो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में पहला लिखो, इट इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ, इट इज ओनली अ रिलेशन। इट इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ, इट इज ओनली अ रिलेशन। दूसरा लिखो। अच्छा, दूसरी लिमिट तुमने क्या निकाली, स्टेटमेंट से ही टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, अगर फिजिकल कंडीशन या टेम्परेचर चेंज कर दो तो ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा। तो दूसरी लिमिट क्या आ गई, इट इज ओबेड ओनली व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है भाई, नहीं आ रही? पक्का? पेन धीरे चल रहा है आज, तबीयत ठीक है? अगर हम मेरे से बताओ, हाँ लड्डू खिलाए इसने। इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल लॉ। दूसरा क्या लिखा, एक, हाँ ये तभी ओबे होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सक्षम बात समझ में आ गई? फंडामेंटल लॉ का मतलब होता है जो हर जगह अप्लीकेबल हो। फंडामेंटल कि ए बनना है तो ए चाहे गर्मी में बनाओ चाहे सर्दी में बनाओ चाहे जब बनाओ ए जैसा ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि ठंड में ए चेंज हो गया गर्मियों में ए चेंज हो गया, वो फंडामेंटल लेटर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा इसको डिराइव कर लेते हैं थोड़ा सा। फंडामेंटल नहीं है, रिलेशन है तो रिलेशन तो तुम डिराइव कर लोगे। हेडिंग डालो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। बहुत है, दो 16 में भी 2 ही थे। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ on the basis of free electronic model। Derivation of Ohm's law on the basis of free electronic model। कल की क्लास अगर किसी ने अच्छे से पढ़ी है तो उसको डेरिवेशन आसानी से समझ में आ जाएगा, और जिसने कल की क्लास मिस की है उसको इस डेरिवेशन में थोड़ा सा पेन होगा, दर्द होगा। अच्छा, कल की क्लास तुमने देख ली थी, आए भी नहीं और देखी भी नहीं, बहुत बढ़िया बेटा। नहीं कहीं गए थे तो रात में तो आगे हो गए, सुबह आए थे, स्कूल गए थे। आज फिर कल की क्लास ज़रूर क्लियर कर लेना। आज तो तुमने समझ ली, कल की क्लास बैकअप के तौर पे तुम देख लेना, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ डिराइव करना है। कल की क्लास के अलावा मैं कोई सा भी फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा। मुझे 2 फार्मूले बताओ। सबसे पहला मैंने पढ़ाया था I इक्वल NeAVD, दूसरा पढ़ाया था VD इक्वल EV टाउ अपॉन ML। लास्ट में EV टाउ अपॉन ML नहीं था, 2 ही फार्मूले पढ़े थे। पक्की बात बताओ। तो वी हैव VD इक्वल EV टाउ अपॉन ML, आया ना बोलो पक्का? एंड I इक्वल
NEAVD, ये भी जानते हो भैया? पवित्र जानते हो नहीं जानते? पक्की बात। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए? आई चाहिए और V चाहिए। तो मेरा मेन टारगेट होगा VD खत्म करना। VD खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगा? फर्स्ट इक्वेशन से VD की वैल्यू सेकेंड में पुट कर दूंगा। क्या करूँगा? फर्स्ट इक्वेशन से, पक्का? तो मैंने क्या किया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड I इक्वल आ गया NEAEV टाउ अपॉन ML आ गया। इसको थोड़ा सा और ठीक कर लो। I इक्वल NE स्क्वायर A टाउ अपॉन ML इंटू V लिख सकते हो? तो अगर और ठीक से लिखूँ मैं तो V इक्वल लिखूँगा मैं ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ इंटू I। इसे देखो, इसे ध्यान से। M क्या है? कांस्टेंट मास। लेंथ N E A टाउ कब? टाउ तब कांस्टेंट होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और ओम्स लॉ की स्टेटमेंट थी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो टाउ कांस्टेंट होगा? होगा नहीं होगा? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम में हमने पढ़ा था, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर कांस्टेंट पे, रहेगा नहीं रहेगा? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या हैं? कांस्टेंट है। तो ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ जो है वो कांस्टेंट है। तो B प्रोपोर्शनल किसके आ गया? यही तो ओम्स लॉ की रिक्वायर्ड कंडीशन है। यही तो ओम्स लॉ की रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो इट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ। चलो ठीक है भाई। तो मैंने सोचा कंपेयर करके R की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा बताओ, इस पूरे से तुम R निकाल के मुझे बता दो, मैं समझ जाऊंगा, समझदार हो। V इक्वल फार्मूला क्या होता है? तो V इक्वल अगर IR होता है तो V ये है, I ये है, तो R कितना होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ तो बता दिया भाई, है मजे आ गए। तो R की वैल्यू क्या जाएगी? ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। होगा नहीं होगा? होगा, पक्का होगा? होगा। तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का इस फॉर्मूले से भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अगर उसमें मास पता हो, लेंथ पता हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो, एरिया पता हो, रिलैक्सेशन टाइम पता हो, तो मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ अलग से। अगर V और I ना दिया हो तो V और I दिया हुआ है तब तो R निकल ही जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग R मुझे ये मिलेगा। ठीक है, कभी नहीं आएगा, तुम्हें पता होना चाहिए बस। इनसे क्या होगा? फैक्टर्स निकाले जाएंगे। वो याद है? वो याद करना वो तो याद है, 10th वाले ही है। कर लिया? तो R इक्वल ML अपॉन NE स्क्वायर 8 टाउ। ठीक है, ओम्स लॉ तुमने डिराइव कर लिया, स्टेटमेंट भी पढ़ लिया, अच्छी बात थी, सारी चीज़ें एक जगह ही कर ली। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे एक छोटी सी बात करूं कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो बेसिक क्लासेस में तुमने रटा था, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कुछ ऐसा किया था। अब इस फॉर्मूले को देखो, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि R L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हेडिंग डालो, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो किन किन बातों पे डिपेंड्स करता है, ध्यान दो। सबसे पहली चीज मुझे दिखी R प्रोपोर्शनल टू L, इस इक्वेशन के हिसाब से कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। भंडारे की लाइन लंबी होगी, लड़ाई होने के चांसेस होंगे। तेल बट रहा होता है, राशन बट रहा होता है, जितनी ज़्यादा लंबी लाइन उतनी ज़्यादा लड़ाई के चांसेस ज़्यादा। जितनी छोटी लाइन उतने लड़ाई के कम चांसेस। क्या मैं सही कह रहा हूँ ये बात? अच्छा, R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा
एरिया की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम। जैसे मान लो तुम सब बैठे हो, मैंने क्या करा, तुम्हारी अगर तुम 2 ही लाइन में पीछे तक बैठे होते तो मैं पीछे वालों को नहीं देख पाता। अब तुम इतनी ज़्यादा लाइन में अगर बैठे हो तो पीछे तक कम जा पाओगे, तो निगाहें सबके सामने है, तुम्हारी थिकनेस बढ़ गई, तुम्हारे कोलिजन के चांसेस कम हो गए। यही रीज़न है कि जो हाई एक्सटेंशन वायर्स होते हैं जिनमें हाई वोल्टेज जा रहा होता है 11,000 33,000 वोल्ट, वायर मोटे होते हैं। यही रीज़न है, थिक वायर्स का यूज़ किया जाता है ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए। दूसरी बात, एक चीज़ देखो, ये रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्स का इन्वर्स वो सेम वैल्यू होती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये किसका दुश्मन, रेजिस्टेंस का, और इसका दुश्मन कौन, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का दोस्त कौन होगा, खत्म। रेजिस्टेंस किसी भी बॉडी का इंक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मैं कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा। पूरी एक क्लास दूंगा तुम्हें केवल टेम्परेचर पे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की। तो सबसे पहली बात तुमको क्या समझ में आ गई, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तीसरी बात, इट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और चौथी बात, हर एक बॉडी का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, आयरन का अलग होगा। सही बात है। तो फर्स्ट ये दोनों पॉइंट लिख लो, थर्ड पॉइंट लिख लो इन दोनों के बाद। पहला लिख लो R प्रोपोर्शनल टू L, दूसरा लिख लो R प्रोपोर्शनल टू 1/A, और तीसरा लिख लो इट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। और फोर्थ पॉइंट लिख लो, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। It is different for different materials. चारों पॉइंट समझ में आ गए, लेंथ के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। जैसे तुम सारे बैठे हो तो तुम में क्या होगा, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर में समझ जाता है, कोई तीसरी बार में समझता है, कोई बताने के पहले समझ जाता है, कोई समझता ही नहीं है। तो सबका मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अलग अलग है, जिनकी वजह से रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। वर्ड समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर बता दो, मजाक की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, इन दोनों को देखो, R प्रोपोर्शनल तुमको L दिखा, R प्रोपोर्शनल तुमको 1/A दिखा। इनको कंबाइन करते हैं, जिसको तुम बोलोगे रेजिस्टिविटी। नाम सुना, रेजिस्टिविटी को या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। रेजिस्टिविटी बोलो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो। तो अगर इनको मैं थोड़ा ठीक से लिखूं तो वी हैव R प्रोपोर्शनल L, R प्रोपोर्शनल 1/A। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड R प्रोपोर्शनल L/A, तो R इक्वल रो L/A। ये जो रो है ये होती है रेजिस्टिविटी। अच्छे से समझ लो पहली बात, ये किसी भी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो R इक्वल क्या आ गया हमारे पास, रो L/A। तो मैं निकालता हूँ यहाँ से रो इक्वल क्या आ जाना चाहिए, RA/L आएगा। इसको चलो डिफाइन करते हैं। रो की डेफिनेशन बनाने के लिए सोचो, लेंथ 1 यूनिट हो जाए, एरिया 1 यूनिट हो जाए, 1 स्क्वायर यूनिट, तो रो किसके इक्वल आ जाएगा, R के। किसी कंडक्टर की लेंथ अगर 1 मीटर है, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो जितना रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। डेफिनेशन समझ में आ गई, क्या समझ में आई। अगर लेंथ एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी। क्लियर है। तो यूनिट ऑफ रो निकालो, रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की
मीटर कट गया, ओम मीटर स्क्वायर, ओम इंटू मीटर, ओम मीटर होती है इसकी यूनिट। डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन ऑफ आर निकाल लो सबसे पहले। आर इक्वल क्या होता है? वी अपॉन आई। वी इक्वल क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो डब्ल्यू बाई क्यू और आई तो आई है। वर्क की डायमेंशन बताओ, एम एल स्क्वायर डी की पावर -2, क्यू की बताओ, ए टी आई की बताओ, ए, सब कुछ ठीक कर दो। एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, ए की पावर -2, ये किसकी डायमेंशन आ गई? आर की। डायमेंशन ऑफ रो निकाल लो। डायमेंशन ऑफ रो अगर आप निकालने जाते हो तो रो इक्वल आपने पढ़ा है आर ए बाई एल। आर की एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, ए की पावर -2, ए की एल स्क्वायर और एल की एल, एक एल खत्म हो गया तो एम एल क्यूब टी की पावर -3, ए की पावर -2, ये हो जाएगी रो की डायमेंशन। ठीक है, नोट करते रहो बेटा फटाफट। अच्छा, कहाँ पे? अरे यार थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई दिक्कत तो नहीं? 5-7 मिनट, 2-3 मिनट अगर और ले लूँ तो चलो मैं क्वेश्चन करा दूँगा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो टॉपिक इसके बच्चे हैं ना, क्वेश्चन है बड़ी जल्दी चाहिए, टॉपिक नहीं चाहिए। क्लियर है? मैं कह रहा हूँ इसके बाबू उसे जाने की है ना आज। यार 12th 11th में या कॉम्पिटेटिव तैयारी में ज़िंदगी बदल जाती है तुम्हारी। ज़िंदगी में क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के ट्यूशन पढ़ो, फिर स्कूल पढ़ो, टाइम ही नहीं मिलता होगा, फिर स्कूल और कोचिंग का मैनेज नहीं हो पाता होगा है। लेकिन बेटा देखो मैनेज तुम्हें करना है। रो इक्वल आपने क्या पढ़ लिया? आर ए बाई एल पढ़ लिया। रेजिस्टेंस इक्वल आपने पढ़ लिया वी अपॉन आई। अच्छा, रेजिस्टेंस इक्वल अभी आपने क्या पढ़ा था? एम एल स्क्वायर, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ पढ़ा था। तो एक चीज़ देखो, अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दूं तो रो इक्वल मेरे पास क्या जाएगा? आर की जगह पे मैं पुट करता हूँ एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ पुट करूँ इंटू ए अपॉन एल। एक चीज़ ध्यान से समझो, एल से एल कैंसिल हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ, रो इक्वल क्या आ गया? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ आया। कुछ अच्छी चीज़ मैंने लिखी है। अच्छी चीज़ ये है कि क्या तुम्हारा रो एल पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। क्या रो ए पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो एक बात रटो, लेंथ या एरिया के चेंज होने पर रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो लेंथ डबल कर दी, रेजिस्टेंस तो चेंज होगा लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। अगर एरिया डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस चेंज होगा लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो इस बात को लिख के उसके नीचे अपने आप लिख लो कि लेंथ या एरिया के चेंज होने पर रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथ या एरिया के चेंज होने पर क्या? रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आर डिपेंड करता है ए और एल पे, रेजिस्टिविटी नहीं करती। रेजिस्टिविटी आपने कांस्टेंट निकाली है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाली है। ठीक है, लिख लो अपनी लैंग्वेज में, आर लेंथ और एरिया को चेंज करने पर रेजिस्टिविटी में फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल तो मैसेज लैंग्वेज लिख लोगे, इसीलिए इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक वर्ड ही है, स्पेशल कहते हैं ना, ये कहाँ के स्पेसिफिक मटेरियल आ गया, तो वो स्पेसिफिक है, स्पेशल है, मटेरियल स्पेशल है। यार रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ये मैंने कई बार क्वेश्चन देखा है, बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं।
वो रजिस्टिविटी भी चेंज करा देते हैं, आपको रजिस्टिविटी चेंज नहीं करानी होती। हाँ टेम्परेचर पे तो होगी क्योंकि टाउ है, तो टेम्परेचर का तो हम पढ़ेंगे ही अच्छे से। अच्छा, रजिस्टिविटी की एक और एक डेफिनेशन आती है जो कि फंडामेंटल डेफिनेशन जो मुझे लगती है, आपको ये चीज़ नोट करके पढ़ लेना। रजिस्टिविटी जो हमें मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का रेशियो होती है। ये थोड़ा सा बिल्कुल तुम्हें नया लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की अदर डेफिनेशन लिख लो, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी कैसे? रो इक्वल ई बाई जे पढ़ा आपने, जे करंट डेंसिटी है, इस क्लास में तुम आ गए थे। ये होता है अगर चैप्टर की शुरुआत से पकड़ लो तो चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। तुम भी आ गए थे भैया, ये नहीं कहोगे मैं नहीं था। अच्छा, करंट डेंसिटी वाले दिन कौन नहीं था? सब थे। इतनी जोर का लगेगा ना कान के नीचे, पता नहीं बैठा था। हाँ पढ़ के आओगे ना। इक्वल वी की वैल्यू क्या लिखे, ई की वैल्यू क्या लिखे, वी बाई एल लिख दें। जे की वैल्यू आई अपॉन ए लिख दें। तो क्या मैं इसको वी अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल लिख दें? वी अपॉन आई क्या होता है? आर ए अपॉन एल, क्या यही होती है? अब मजा आ गया भाई। क्यों नहीं लिख सकते? एग्जैक्ट तो यही है, वो तो लाते हैं घुमा के। वो तो 10th में था, क्योंकि करंट डेंसिटी हमें 10th में नहीं मिलती, इक्वल वी अपॉन एल 10th में नहीं मिलता, इसलिए हमें वहाँ बता दिया जाता है ऐसे ऐसे होता है। लेकिन एक्चुअलिटी तो ये है, हकीकत ये है, वो तो सपना था जो कि देख लिया तुमने। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछता है तो तुम क्या बताओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का रेशियो ऑफ एंड करंट डेंसिटी। बिल्कुल बढ़िया। ओहो, हाँ गाने बज रहे हैं। कौन है भाई? पापा उठा लो। दम है, कह रहा समझ जाएंगे। अच्छा, कईयों के फोन में मम्मी पापा के नाम से कुछ और भी सेव होता होगा, है किसी में? पापा 1, पापा 2, पापा 3। नहीं बेटा, मैं नहीं कह रहा, तुम उठाओ चाहे ना उठाओ। है मम्मी 2, मम्मी 3। अच्छा, इसी का तो एक दिन इसकी मम्मी के सामने मम्मी 2 का फोन आ गया। अब मम्मी कह रहे ये मम्मी 2 कौन सी है? अब बोला, फिर पापा ने बताया था वाली। अच्छा, रो इक्वल ए बाई एल। अब अक्सर मम्मियाँ रात में क्या करती हैं, फोन आते हैं, चलो रो इक्वल आर ए बाई एल। अभी कानपुर के तुमने केस नहीं पढ़े? कानपुर में एक बैंक में चोरी हो रही थी। हाँ देख लिया था ना, अच्छा था। चोरी करने आए थे यार चोर, तो जो कैशियर बैठा था गुटखा खाए बैठा था। चोर जैसे ही आए उनने उसके ऊपर थूक दिया, चोरी बच गई। तो पीयूष, रो इक्वल आर ए बाई एल। चलो यहाँ से कुछ क्वेश्चन करेंगे, असाइनमेंट देना बेटा। असाइनमेंट का क्वेश्चन देखो। चलो पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। कल तो हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 5th क्वेश्चन देखिए, कह रहा कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वायर। रेजिस्टिविटी चाहिए 10 मीटर लॉन्ग, एल कितना है 10 मीटर, 0.4 mm इन डायमीटर। डायमीटर कितना है 0.4 mm, हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। देखो भाई, रो इक्वल आर ए बाई एल होता है, ए नहीं है, लेकिन ए के लिए हमें डायमीटर दे दिया। तो डायमीटर से आप निकाल लोगे रेडियस, रेडियस से निकाल लोगे एरिया।
ए इक्वल पाई आर स्क्वायर लगा लोगे, फिर रो इक्वल आर ए बाई एल लगा लोगे। कोई समस्या? आ गया समझ? हिंट नोट करो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। जाना है? निकल जाओ तुम। शार्प 6 होता है, थोड़ा कह देना यार कि ऊपर नीचे। अच्छा, वेडनेसडे भी होता है क्या? कौन कौन से डेज होता है? तो आज कैसे कर दिया? एक्स्ट्रा है भाई, मजाक थोड़ी, जान दो एक्स्ट्रा लेने जा रहा। हाँ नहीं नहीं, ठीक है बिल्कुल बेटा। हाँ हाँ, 9th क्वेश्चन देखो। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच टू एन टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, क्या इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगेगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस कितना है? आर ओम। तो अगर किसी लेंथ को, जयंत एक बात बताओ, लेंथ को मैंने खींचा, लेंथ को इंक्रीज किया, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आंसर तो आर से ज़्यादा आएगा। ये बात सेट हो गई दिमाग में? आंसर जो आएगा वो आर से ज़्यादा आएगा। अब मुझे आंसर निकालना पड़ेगा किस तरीके से हम लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करके निकालते हैं। वैसे तो इस टाइप का। अच्छा एक बात तुम बताओ, क्या लेंथ को मैंने बढ़ाया, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी घटेगी? क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। ये बात तो समझ में आ गई कि रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? रेजिस्टेंस चेंज होगी तो हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मान लिया हमने, लेट लेंथ हमारे पास L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो R इक्वल होता है रो L अपॉन A होता है। अब कहानी बदली। कहानी जब बदली तो क्वेश्चन ने कहा कि जो लेंथ वो कितनी हो गई? n टाइम्स हो गई। खींच के NL कर दिया। अब तुम मान लो ये वायर है, इसको मैं खींचता हूँ तो मोटाई कम होगी ज़्यादा होगी? कम होगी। लेंथ तो बढ़ेगी तो एरिया कम होगा, तो लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। तो खींचने के पहले का वॉल्यूम खींचने के बाद के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन आनी चाहिए A1 L1 खींचने के पहले का वॉल्यूम बराबर आना चाहिए A2 L2 आना चाहिए। तो A1 कितना है A, L1 कितना है L, A2 कितना पता नहीं, L2 कितना NL, L से L खत्म, A2 कितना आ गया A अपॉन N। तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टिविटी में तुमने कहा कोई चेंज नहीं होगा, L2 अपॉन A2। तो R2 की जो वैल्यू आएगी वो रो L2 की वैल्यू कितनी है NL, A2 कितना है A बाई N, N से N की मल्टीप्लाई हो जाएगी N स्क्वायर रो L बाई A। तो R2 आपके पास आ गया N स्क्वायर और ये रो L बाई A क्या है R। तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ? N स्क्वायर। तो एक चीज़ और रटो, जितने टाइम्स लेंथ इंक्रीज होती है उसका स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। जितने टाइम्स उसका स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। जैसे अगर लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 4 टाइम्स। लेंथ अगर ट्रिपल कर दी तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स। बात समझ में आ गई? लेंथ हाफ कर दी, रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स। ठीक है, क्लियर? छापो। समझ में आ गया ना सवाल? क्या कहाँ से नहीं आया? देख R इक्वल रो L बाई होता है, लेंथ NL कर दिया, खींचने का मीन स्ट्रेच करने के पहले का वॉल्यूम स्ट्रेच करने के बाद के वॉल्यूम के बराबर होगा। A1 की वैल्यू A, L1 की L, A2 चाहिए, L2 की NL, L से L कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया, उसके बाद फॉर्मूला लगाया, सीधा आंसर ले आया। ठीक है, नहीं आया समझ? फोकस करते रहो इसकी प्रॉब्लम्स पे। फिजिक्स उतनी ही स्ट्रांग होगी जितनी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे।
फिजिक्स का एक नियम होता है, आपको थ्योरी पूरी समझ में आती है, ये नियम सही है, फिजिक्स की थ्योरी समझ में आ जाएगी, हम अटकते हैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो फिजिक्स के जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी बढ़िया तुम्हारी फिजिक्स होएगी, ये नियम याद रखना बस। नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करो, नंबर ऑफ फिजिक्स में परसेंटेज बढ़ाओ बस। और नोट्स अपने मेंटेन रखना, क्योंकि अभी तो नहीं, एग्जाम के टाइम में, टेस्ट के टाइम में तुम्हारे नोट्स ही काम आते हैं। नोट्स अपने प्रॉपर मेंटेन रखो, सॉल्यूशन करते रहो, नंबर बढ़िया आएंगे यार, ऐसी बात थोड़ी है। लाओ एक क्वेश्चन और करना है। छठा क्वेश्चन देखो। अ कॉपर वायर इज स्ट्रेस्ड, कितना आसान है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। अ कॉपर वायर इज स्ट्रेस्ड टू मेक इट 0.2% लॉन्गर, इसकी लेंथ 0.2% बढ़ाई है। What is the percentage change in its resistance? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें क्या किया ना, डबल तो 0.2% बढ़ाई है ना, हमें चेंज निकालना है कितना होगा। तो लेंथ मान लो L है, एरिया कितना है A है, तो सबसे पहला फॉर्मूला तुमने यही लगाया, रो इक्वल आर, आर इक्वल रो एल बाई ए। अब क्वेश्चन ने क्या किया दीपांशु, क्वेश्चन ने कहा है कि कॉपर वायर इज स्ट्रेस्ड टू मेक इट 0.2% लॉन्गर, 0.2% लेंथ बढ़ गई, तो आपके पास जो L2 आई है वो L प्लस 0.2% ऑफ L आई है। कई बच्चे करेंगे ये गलत होगा, 0.2% लॉन्गर हुई है और ज़्यादा बढ़ी है 0.2%। मान लो किसी की सैलरी 100 रुपये थी, 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई, सैलरी प्लस 10% ऑफ दैट सैलरी, दैट इज इक्वल टू 110। अब होगा क्या, बच्चे क्या करते हैं, वो यही करके आ जाते हैं, ये गलत होगा। तो L प्लस 0.2% ऑफ L, तो मैंने L2 क्या किया यहाँ से, L प्लस 0.2 अपॉन 100 इंटू L, 501 L अपॉन 500, सही है। यहाँ तक कि अब तो पुराना अपना काम है। मैं क्या करूँगा, A1 L1 इक्वल A2 L2 लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, बताओ पहले, पक्का देख लें, पूछ लो कल। AL इक्वल A2 इंटू 501 L अपॉन 500, L से L खत्म, A2 कितना आया 500 A अपॉन 501 आ गया। R2 निकाल लो, रो L2, यार अब मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, अब तो तुम सब कर लोगे। पहले पुट करके चेंज इन निकालना है, तो चेंज निकाल लेना, R2 माइनस R1। टाइम क्या हो रहा है, नहीं यार पक्का टाइम हो गया, ठीक है। सुनो, 5th मैंने करा दिया, 6 करा दिया, आपको 7th करके लाना है, 8th करके लाना है, 9th मैंने करा दिया और 10th करके लाना है। नहीं, 10th मैंने पहले करा रखा है, तो 7th और 8th करके लाना है। तो आप लोगों के 1 to 14 सारे हो जाएंगे, इस पहले वाले असाइनमेंट के पहले पेज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो आपको 7th और 8th करके लाना है क्वेश्चन, कितना करेंगे,